वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। DFL फैमिली डेफिल बस हो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने मैं आप सबके लिए होमवर्क करके रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने के आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, बहुत दिनों की गिरावट के बाद आज इंडेक्स थोड़ा सा हरा था। 12 बजे के बाद पोर्टफोलियो अपने टॉप से थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला, बट एनीवेज दोस्तों पोर्टफोलियो आज शायद ग्रीन में ही आपका क्लोज हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपका पोर्टफोलियो रेड में था या फिर ग्रीन में था। एनीवेज अगर आप देखें तो FIS आज फिर एक ढलते दिन के संग सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 3200 करोड़ के आसपास बिकवाली हमें आम सी बात देखने को लग रही है, बिकॉज इसके पहले का लगातार इन्होंने 5000 करोड़ 6000 करोड़ के आसपास बड़ा माल बेचा। DS की बात की जाए तो 28 अक्टूबर है, उनकी तरफ से बाइंग हमें थोड़ी बहुत कम आते हुए देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू जो FIS सेल कर रहे हैं। सो ये आंकड़े को मिलाने के बाद, आज के दिन के आंकड़े को मिलाने के बाद ये आंकड़े 1,03,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। और ये अक्टूबर का महीना दोस्तों लोगों को याद रहने वाला है, और मुझे भी, क्योंकि ऐसा दोस्तों मेरे इतिहास में या फिर शेयर बाज़ार की ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि एक महीना में ही बिना कोई बड़ा ट्रिगर का, बिना कोई बहुत ख़राब न्यूज़ की, बिना कोई इंडिया के भारत की ख़राब फंडामेंटल्स के बावजूद भी FIS ने इतना सेल किया हो सकता है कि चाइनीज़ स्टिमुलस ने उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट किया। बट यस, ये सेल ऑफ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, दुखदायक है और पेनफुल है। और ऑफकोर्स हम, मुझे लगता है कि FM को ज़रूर एक डायलॉग डिलीवर करना चाहिए या फिर एक डायलॉग पूछना चाहिए FIS को कि क्या कारण है कि भारतीय बाज़ार से इतना बड़ा माल आप लोग बेच रहे हैं। बिकॉज अभी भी गैस इंडिया के GDP पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, वर्ल्ड के टॉप क्लास ब्रोकर्स की बात की जाए, उनका तो गैस ऑप्टिमिज्म लेवल अभी भी भारत के साथ ही है। बट एक ही चीज़ है, वैल्यूएशन। तो जी हाँ गैस, अच्छी चीज़ महंगी ही होती है। आपने कोई भी दोस्तों 50% CAGR सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी को 20 के P में नहीं देखा होगा। क्यों? तो कंपनी 50% से ग्रोथ कर रही है। लेकिन यस, आपने 5% से ग्रोथ करने वाली कंपनी को ना 10 के P में ज़रूर देखा होगा। ये दोस्तों परसेप्शन होता है और समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेल ऑफ है ना, कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिफाई होता हुआ देखने को मिला। और देखते हैं दोस्तों कि इस महीने के बाद US में एक बहुत बड़ी अपडेट है, डेवलपमेंट है, उनका US इलेक्शन। उसमें कैमला हैरिस आती है फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब। ट्रंप आए या ना आए दोस्तों, या फिर कैमला हैरिस आए या फिर ना आए, जो इसराइल की बात की जाए, इनका कॉन्फ्लिक्ट ना हर दिन कुछ अलग ही मोड़ लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तो कैसे पक गया हूँ सच बोलूँ तो, बिकॉज 2022 के बाद ना, रशिया यूक्रेन का मैटर के बाद 23 में दोस्तों इसराइल गाज़ा की बात की जाए, और फिर से गैस गाज़ा को छोड़ के इसराइल ईरान, और इसमें अब नए नए प्लेयर्स का भी शामिल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मिडिल ईस्ट दोस्तों ऐसे ही ना बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल प्लेस मुझे दिखाई पड़ता है। और इसराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर हमेशा से एक प्रश्न चिन्ह होते हैं, और जिसको लेके इसराइल को जो अच्छा लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन यस, इससे गैस जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट होती है ना, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये बात अलग है कि रूस यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने हमारे बाज़ार को या फिर पूरे वर्ल्ड को इसलिए तोड़ा ना, बिकॉज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर लड़ते हैं ना, वो चीज़ सही नहीं। और रशिया की बात की जाए, सुपर पावर थी। अभी तक गैस इसराइल ईरान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इससे गैस हमारे बाज़ार के फंडामेंटल्स या फिर उनके अर्निंग साइकिल्स में वर्ल्ड मार्केट का उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। अगर इंटेंसिफाई होते हैं तो देखते हैं कहानी क्या होती है। बट यस, अभी तक दोस्तों जो रुझान हमेशा से होते हैं कि US के इलेक्शन के पहले झगड़ा, वही हमें दिखाई दे रहा है। बीच में दोस्तों अगर आपका रिलायंस आधा हो गया है ना, घबराने की बात नहीं है। आप सबको अच्छे से पता है कि दिवाली बोनस, मतलब दिवाली के पहले मुकेश अंबानी साहब लेड कंपनी रिलायंस ने 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट किया था। और वही दोस्तों हमें एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका रिलायंस का शेयर आधा हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं, जल्द ही 2-3 दिन में ही आपको शेयर्स मिल जाएंगे। में दोस्तों बोनस के पहले रिलायंस 3200 का शेयर हुआ करता था, और उसको अगर आप आधा करें तो 1600 का भाव आना चाहिए अपने टॉप से। लेकिन यस, आप सबको अच्छे से पता है कि रिसेंटली बाजार में थोड़ी बहुत करेक्शन का फेस हमें देखने को मिला। रिलायंस के नंबर्स भी इस बार अप टू द मार्क नहीं आए थे। कारण दोस्तों कि टॉप से निफ्टी में 8% और मिड कैप स्मॉल कैप में 8-10% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस रिलायंस का जो मंशा है और जो मजबूती है बताने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज इन्होंने दोस्तों जो सीड बोए हैं ना, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टाइम बहुत ही पॉजिटिव पड़ने वाला है। बट यस, मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये सब कंपनी ना 18-20 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ये मत समझिएगा कि डायनेमिक केबल्स या कोई भी छोटी मोटी कंपनी जो 2 साल में 4 गुना 5 गुना हुई वैसे पैसे बनेंगे। ये सब दोस्तों पोर्टफोलियो का एक ऐसा स्टॉक बास्केट में आना चाहिए उनके लिए जिनकी एज थोड़ी 50 साल से ऊपर है और जिनको थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी चाहिए।
और यस, अगर यही सब कंपनी हमें एमओएस के आसपास मिलती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वहाँ पर स्विंग या फिर एक छोटा सा जो रिवॉर्ड है उसका मौका ज़रूर मिलता है। तो रिलायंस के शेयरहोल्डर्स को मैं एक ही बात बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप कन्विंस्ड हैं तो जियो फाइनेंशियल डीमर्ज हुआ, फ्री में शेयर्स मिले। आने वाले कल में हो सकता है कि रिलायंस रिटेल या फिर जियो की बात की जाए नेटवर्क, वो डीमर्ज हो जाए और आपको वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा मिले। ये सब कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड और डीमर्ज करके अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू हमेशा से क्रिएट करती है। डिक्सन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर डिक्सन के नंबर्स बहुत ऊपर से अच्छे हैं, अंदर से उतने अच्छे नहीं हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने स्टॉक फटाफट में डिक्सन कवर किया था ना, मैंने बात बताई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ ना फैक्टर इन हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं कि 2023 के लॉ से अगर डिक्सन 2700 बिलो 3000 अगर 16,000 के आसपास पहुंचेगा तो क्या उसमें प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है? लेकिन दोस्तों इस पर जो रेवेन्यू थी ना वो एक्सेप्शनल थी और माइंड बॉगलिंग थी दोस्तों, बिकॉज 11,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू ने ना सबका दिमाग ख़राब कर दिया और कोई समझ नहीं पाया था। मैंने कहा बहुत सारे कम से कम 6 ब्रोकर का रिपोर्ट पढ़ा और किसी का आइडिया भी नहीं था कि 11,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो सकते हैं। और कंपनी की बात की जाए, पीएलआई का इतना तगड़ा बेनिफिट मिला है ना, इससे गैस इसने अपने बिजनेस को बहुत एक्सपेंड किया है। दोस्तों प्राइस गिरे या फिर भागे, मैं अपना जो डिसिप्लिन है जनरली तोड़ता नहीं हूँ। मुझे कंपनी में वैल्यूशन सही लगती है तो ही मैं एंट्री करता हूँ। और ऑफकोर्स बात कहता हूँ एंट्री के लिए कि नहीं है, अगर मुझे वैल्यूशन सही नहीं लगती है तो मैं उधर पर दोस्तों अवॉइड करता हूँ। बिकॉज बेयर मार्केट की बात की जाए, सेंटीमेंट की बात की जाए, नो मैटर वॉट, आप जितने बुलेट प्रूफ कंपनी को ले लें वो गिरता ज़रूर है। यहाँ पे कैसे गोल्डन मौका था, बीच बीच में बाय ऑन डिप्स करने का मौका था। 50 दिन का मूविंग एवरेज का 13,500 के आसपास आ रहा है। अगर ये लेवल वॉल्यूम के संग टूटता है ना जन दोस्तों, जो 200 का मूविंग एवरेज है उसका टारगेट होगा, जो गैस बहुत नीचे है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज कंपनी में एक तरफा रैली हुई है। अगर आप इस कंपनी में बने रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तब दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है कि चलो मैं 30% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट को बचाए घर ले जाता हूँ, उसको कैश रखता हूँ, कल गिरेगा तो मैं खरीदूंगा, वरना एल्स 70% तो होल्डिंग रहेगी। बट यस, फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैं गैस अभी अगर नया होता, खरीदना चाह रहा होता डिक्सन को, तो मैं खरीदने की कोशिश नहीं करता। बिकॉज वैल्यूशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, नो मैटर वॉट, कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी है हमारी दोस्तों। जो पुरानी होल्डिंग है लोअर लेवल्स पे, उसी को मैं तो कंटिन्यू करूँगा। आप अपना बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यस, अगर डिक्सन की बात की जाए, इतना ज़बरदस्त मोमेंटम इनके रेवेन्यू में मिल रहा है, तो कैसे आने वाले कल में अगर ऐसे ही मोमेंटम कंटिन्यू रहा ना, तो शायद ये अभी भी अच्छे पैसे बना सकते हैं। बट यस, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, काफ़ी ऊपर नीचे होता है। तो इस बात को देख के और ऑफकोर्स वैल्यूशन को देख के ही अपना कोई भी काम कर सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए, नंबर्स कैसे उतने भी ख़राब नहीं थे, बट वही जो एनपीए का इशू हमें इस बार एनबीएफसी को देखने को मिला। और ऑफकोर्स आरबीआई ने एक बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन 2 महीना पहले ही कर दी थी। इस बात को मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे भी लगा नहीं था कि आरबीआई जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसा कुछ पॉसिबल होगा। बट यस, इस बार कैसे हमने बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज कंपनी में भी थोड़ा सा एनपीए का इशू देखा, तो ऑफकोर्स इनके पोस्ट नंबर्स के बाद कंपनी 6.5% डाउन है। भी गाइस, बैंक को खरीदने से पहले, एनबीएफसी को खरीदने के पहले ना एक चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा, उनके सेल्स और प्रॉफिट तो आप देखते ही हैं, प्राइस टू बुक देखते हैं, लेकिन दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसेट क्वालिटी, वही कंपनी पैसा बनाती है बैंक एनबीएफसी में जिसके पास गैस एसेट क्वालिटी एनपी है। मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग मतलब एसेट्स है वो कम हो, मतलब पैसे रिकवर हो। और यही एक पैरामीटर है दोस्तों जिसने येस बैंक, बंधन बैंक और बहुत सारी कंपनीज़ को ना दूसरे मोड पे ले गए। बिकॉज बहुत ऐसी कंपनीज होती हैं जो लोन तो बांट देती है, रिकवरी के संकेत नहीं होते हैं, और इसलिए कैसे वो कंपनी ना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। ये सेक्टर बहुत रिस्की है। पर जो कंपनी जिनके मैनेजमेंट बहुत ही पुराने हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, वो कैसे इसको मैनेज करते हैं, कंपनी अच्छी है। और ऑफकोर्स 27 के 28 के पी मल्टीपल मिल रहे हैं। अगर कंपनी में यहाँ से भी 10-15% के आसपास क्रैश होता है, और बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों मैं चार्ट पर देख रहा था 1011 या फिर 1050, ये सब लेवल्स अगर आते हैं, इन केस अगर बाजार में और क्राइसिस हुई, तब तो कैसे बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा। बिकॉज इस कंपनी को हमने 600 650 के आसपास बहुत बार कवर किया, तो कंपनी वहाँ से भाग के 1600 के आसपास पहुंची थी। पीएटी की बात की जाए, ऑफकोर्स नंबर्स की बात की जाए उतने खराब नहीं थे, लेकिन ये जो फोरकास्ट कंपनी ने दिया ना वो उतने मजबूत नहीं रहे दोस्तों। इसको एक क्वार्टर के लिए मैं क्या बेच दूँ, बिल्कुल भी नहीं। 270 से गैस हम लोग अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट बनाए हुए हैं और अभी भी कंटिन्यू करेंगे। अगर कैसे इस कंपनी ने हमारे 7x पैसे बना के दिए, तो क्या टॉप से 40% गिर नहीं सकता, 50% गिर नहीं सकता? अगर गिरता भी है तो मैं सम्मान करूंगा, बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स वो काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा कंपाउंडिंग मशीन है। बट वही जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है, इसके वजह से कमेंट्री है ना, वो मेरे लिए भी थोड़ी सी शॉकिंग ज़रूर थी। इस पे फिटिंग की बात की जाए, 500 का लेवल भी गैस टूट गया। बहुत तो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे सर आप क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहिए। अगर गैस अगर इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास है, ईयरली सेल्स उसका आधा है,
कंपनी की वैल्यूशन 30 के पी में है और ऑफकोर्स इनके रिजर्व्स 1500 करोड़ के आसपास है। और एफ और डी ने लास्ट 2 साल से अपनी होल्डिंग कम की है और ऑफकोर्स पब्लिक ने घटाई है। तो मुझे तो कैसे कोई भी सेंस में लॉस बुक करने का मामला समझ में नहीं आता। अगर प्रिंस पे इकलौता कंपनी होता है जिसने अंडर परफॉर्म किया होता है तब समझ में आता है। पूरा का पूरा कैसे पाइपिंग स्टॉक को देखें, एस्ट्रल, सुप्रीम, अपोलो पाइप्स, प्रिंस, सब में ही एक प्रेशर क्रिएट हुआ है और यही रीज़न है का इसकी सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग कंडीशन पे आता हुआ दिखाई दिया। सेक्टर गिर रहा है तो उसमें कैसे स्टॉक भी गिरेगा, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं लिख के बोलना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये 400 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, 350 भी आ जाए। अगर शेयर बाजार में कैसे सिर्फ लोअर लेवल से लोग एग्जिट करना सीख जाए ना और अपना कन्विक्शन को हटा दें तो माफ़ करिए दोस्तों, डिवीस लैब, डिक्सन और बहुत सारी कंपनी जो टॉप से 60% गिरी थी ना, वहाँ पे हमको लॉस बुक करना होता या फिर भागना पड़ता। आज होल्ड किए, कंपनी के बारे में जानते थे इसलिए कैसे 5x, 7x, 8x पैसे बने। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता है कि सबका कन्विक्शन लेवल एक जैसा नहीं होता है और काफ़ी लोग फियरफुल कंडीशन में आ जाते हैं। तो मैं तो कैसे होल्ड करूँगा, आप अपना देख लीजिए, कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। बट यस, मुझे कैसे इनके अर्निंग्स थोड़े से ख़राब तो दिखाई दिए हैं बिकॉज सेक्टर में प्रेशर है। बट कंपनी की बैलेंस शीट वो अभी भी कैसे काफ़ी मजबूत लगता है। देखते हैं कंपनी अपने Q2 के नंबर्स क्या पेश करती है। बट जो ऑनगोइंग नंबर्स हमने देखा है अपोलो पाइप्स का, सुप्रीम का, उससे कैसे यही अंदाजा है कि इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी ख़राब आने वाले हैं। इसी बैंक की बात की जाए, आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलता है पूरा इंटायर बैंक निफ्टी को दोस्तों ये कंपनी अभी के टाइम ना चला रही है। पूछे दोस्तों तो 2020 के बाद एज एन अंडर वैल्यूड बैंक में जब मैंने ICICI बैंक कवरेज दी थी और मुझे लगा था कि इस कंपनी पोटेंशियल, आपको मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें कैसे भाव 300-350 था, बिलो 400, आज कैसे 1300 के आसपास। तो इसने कैसे पूरे बैंक निफ्टी को ना अकेले संभाला है और कंपनी आज के टाइम 10 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट को पहुंचने जा रही है। अच्छी बात है। बट यस, अगर आप इसमें निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें और निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे भी सस्ते वैल्यूशंस पे और भी देश के टॉप प्राइवेट कंपनीज अवेलेबल है बैंकिंग सेक्टर में। हमारे इंटरमैश की बात की जाए 3.5% भागा था। मुझे तो कैसे कोई सेंस नहीं समझ में आया कि जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया तो स्टॉक नेक्स्ट 18% गिर गया और बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपग्रेड किया तो डाउनग्रेड अपग्रेड का खेल वो चलता रहता है। बट कंपनी का अगर पिछले कुछ समय से अपने नंबर्स को ब्लॉकबस्टर दी है ना तो मुझे तो कैसे पैनिक करके बेचने का कोई सवाल समझ में नहीं आता। मैंने कैसे इनके खराब नंबर्स पे नहीं बेचा, इसको होल्ड किया। तो अच्छे नंबर्स को मैं ज़रूर टाइम देना पसंद करूँगा। मुझे पता नहीं कि आप सिर्फ प्राइस को देख के अपना आपा खो देते हैं या फिर नहीं खो देते हैं। ये कैसे शेयर बाजार है, नए सपोर्ट टूटेंगे, पुराने सपोर्ट को तोड़ के नए नए सपोर्ट बनेगा, नया लो बनेगा और नया हाई बनेगा। ये तो क्या सेंटीमेंट है। बट जब मेरे हिसाब से 2 क्वार्टर के नंबर्स कंपनी ने पॉजिटिव अच्छे पेश किए हैं एस्टिमेट से ऊपर, तो मुझे इस टाइम देने के अलावा और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता। ऑर्गेनिक की बात की जाए, कल दोस्तों कंपनी के आने वाले हैं Q2 के नंबर्स। एमी ऑर्गेनिक्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स का सेम दिन ही आने वाले हैं। एमी ऑर्गेनिक्स ने दोस्तों हाल फिलहाल में लाइफ टाइम हाई को हिट किया था और उसके बाद हमें थोड़ी सी फॉल देखने को मिली। देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं और उसी एंटिसिपेशन में शायद स्टॉक भाग गया। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जब सबको अच्छे से पता है कि इनकी कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट जो आई ना वो उतनी प्रोडक्टिव वे में जाते हुए देखने को नहीं मिली। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। देखते हैं कि एमी और लक्ष्मी में कल के दिन दोनों कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमें ये भी देखना है कि कंपनी के कॉन कॉल में ऑफकोर्स गाइडेंस में या फिर जो MD और CEO या फिर कंपनी के चेयरमैन क्या बोलते हैं, इस पर हमारी खास फोकस होगी। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, कंपनी खराब नहीं है बट यस, क्यों नहीं चल रहा है, मार्जिन्स कॉम्प्रेस्ड हुआ है दोस्तों। मार्जिन्स क्यों कॉम्प्रेस्ड हुआ है, 2-3 रिसेंटली बड़ा बड़ा एक्विजिशन हुआ और इसका फल ये हुआ कि कंपनी का पैट गिरा है बिकॉज ऑफ लो मार्जिन्स। बट कंपनी जो 3-4 बड़ा एक्विजिशन की है ना, क्यों की है, तो नेक्स्ट जनरेशन AI थीम को बिलोंग करने के लिए। अब इनके का इस कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट जो आ रहे हैं ना, मैं वही बोलना पसंद करूँगा। अगर मैनेजमेंट की सुनी जाए तो 2030 तक तो गाइस गाइडेंस और ऑफकोर्स जो ग्रोथ का एंगल है ना बहुत ही अच्छा है। बट नियर टर्म में गाइस कोई भी अप ट्रिगर पॉइंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए गाइस इसने बहुत दिनों तक साइडवेज जो पैटर्न है ना उसको कंटिन्यू रखा है। देखते हैं गाइस कि नेक्स्ट वीक इनके Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं और इनके MD और ऑफकोर्स CFO या फिर CEO उनकी कमेंट्री क्या आती है। और की बात की जाए, आज 28 तारीख 30 तारीख को गाइस कंपनी फाइनली अपने Q2 के नंबर्स को पेश करेगी। देखते हैं गाइस कि टाटा पावर के नंबर्स इस बार Q2 में कैसे हमें देखने को मिलते हैं। भाव की बात की जाए 425 के आसपास चल रहे हैं। कंपनी बीच में ब्रेकआउट दी थी बट यस ड्यू टू वीक सेंटीमेंट इन द स्टॉक मार्केट कंपनी फिर से अपना जो रिसेंट गेन को थोड़ा मोड़ा सुहा की है। पैनल की बात की जाए तो जी का 370 के आसपास चलने वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। इस बार नंबर्स कैसे आए, नंबर्स अच्छे नहीं आए बिकॉज कंपनी ने साफ साफ बोल दिया वॉल्यूम लॉस है। और गैस अगर इंटरेस्ट रेट 6.5% होगा तो बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी ने ना उतना अच्छा नहीं करना है। आप कोई भी गैस बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी को उठा के देखें, सबका हालत ख़राब है, पाइप से लेके PVC से लेके सबका, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट ना अब ग्रोथ को लैग कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, एक बिल्डिंग बिकेगा ना
उसके लास्ट स्टेज पे गैस एमडीएफ फाइबर का डिमांड कुछ ज़्यादा हाई होता है। ये एक सिंपल सा चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले क्या घुसता है एक बिल्डिंग में, आप सोच के देखें। वायर्स एंड केबल्स, पुट्टी, टाइल्स, उसके बाद गैस पेंट की एंट्री होती है, उसके बाद गैस एमडीएफ फाइबर की एंट्री होती है। बिकॉज बहुत लोग लेट से ना इंटीरियर करवाना पसंद करते हैं, तो ग्राउंड रियल्टी गैस ठीक होने में कम से कम यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 4 क्वार्टर का समय लग सकता है। कंपनी गिर के 300 के आसपास आई थी, भाग के 420 के आसपास बिक गई थी। बट वही कहानी है, नंबर्स अब तो दिमाग इसलिए नहीं है बिकॉज वॉल्यूम डाउन है। और कंपनी के एमडी ने गैस वही बोला है, ऑल्दो उनकी कमेंट्री कुछ और थे कि आने वाले कल में कुछ रिकवरी के संकेत हैं। तो पैट में तो गैस रिकवरी कोई संकेत नहीं, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, बट यस ईयरली बहुत बड़ा फॉल है। तो हो सकता है कि रिसेंट गैस इसने जो सपोर्ट कुछ हुआ था इन सब लेवल्स पे, शायद इधर पे कंपनी आ जाए। और उसके बाद हमें देखना है कि इंटरेस्ट रेट को लेके क्या अपडेट आती है। जब तक ऐसे इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं ना, बिल्डिंग मेटल्स कंपनी में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सएटीसी की बात की जाए, एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, और 55 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे फाइनली कंपनी आ चुकी है। मोनोपोली है, लॉन्ग टर्म में गैस इनके अंदर स्ट्रेंथ है। टिकटिंग बिजनेस की बात की जाए, पानी बिजनेस की बात की जाए, वेरियस बिजनेस की बात की जाए, तो रिसेंटली गैस ये जो आप देख रहे हैं सपोर्ट, और ऑफकोर्स ये टॉप देख रहे हैं, इनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात की जाए, भाव कितना है 822 ना 800 के आसपास देखने को मिल रहा है। ये लेवल का इस लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा आपको अगर स्केप्टिक फील हो रहा है, आप चाहें तो Q2 के नंबर्स का वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं तो गैस कोविड से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा हूँ। कोविड में दोस्तों हमारी क्या बोलें, ये कंपनी में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था, सस्ते भाव पे मिला था, तो आज भी इसको होल्ड करते हैं। वे मोटो की बात की जाए तो जिन्हें गैस नंबर्स उतने इंकरेजिंग नहीं है। अगर आप इनके वैल्यूएशंस को देखें, 100 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल, और जिस हिसाब से गैस कंपनी ने पैट और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर पेश किया है, ये गैस मुझे जस्टिफाई नहीं लगता। ये बात अलग है कि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। कंपनी गैस यहाँ से अगर 20-25% के आसपास गिरती है तो अच्छा बाइंग लेवल होगा। अब वो होगा फिर नहीं होगा, वो वक्त के संग समझ में आएगा। लेकिन यस, स्टॉक स्प्लिट से आपको पता है कि अफोर्डेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ती है, स्टॉक तो सस्ता होता है। और मैनेजमेंट की बात की जाए, अपने विजन को लेकर कन्विंस तो है कि आने वाले कल में ईवी को और भी बूस्ट करना, और ऑफकोर्स इनके इलेक्ट्रिक बसेस जो कि धूम मचाए थे। बट देखते हैं गैस कि आने वाले कल में कंपनी के फिर से जो पैट के फिगर हैं जो 2 साल 1.5 साल पहले आ रहे थे, वो कब तक आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, नंबर्स तो डिसअपॉइंटिंग थे, तो ये वेरी ऑनेस्ट। नंबर्स में इस बार मुझे कोई बहुत बड़ी स्पार्क दिखाई नहीं दे रही। कंपनी भाग के 800 के आसपास पहुंची थी, तो ऑफकोर्स 650 के लेवल गिरने के बाद अगर आप चाहें तो बाइंग लेवल के बारे में देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सर्टेन लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, क्रिटिकल लेवल्स अगर नीचे आती है तो वीडियो बना के बताया जाए। बिकॉज अगर आपको इथेनॉल में निवेश करना है, ये कंपनी उसमें एक बहुत ही अच्छा प्लेयर हमें दिखाई पड़ती है। ईगो पेंट्स की बात की जाए, एक लौता दोस्तों पेंट कंपनी है जिसने 2023 के लो के बाद ना अपने ही पीयर से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। दोस्तों अपने लो से जो 2023 में हिट की थी, वहाँ 60% भागा है। और ना बर्जर ने कैसे काम किया, ना कांसाई ने, ना सिरका ने, और ना ही एशियन पेंट ने। लेकिन वही अपने लो से गैस इस कंपनी ने 60% के आसपास हिट किया। और अपने आईपीओ के प्राइस लिस्टिंग के बाद कंपनी लो पे ही चल रही है, तो 55 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल में गैस कंपनी डेट फ्री है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी सस्टेन कर सकती है, बिकॉज कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ही विजनरी है और बहुत ही पुराने प्रमोटर्स हैं। मुझे लगता है कि अगर कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करती है तो मिड कैप क्वालिटी से गैस कंपनी हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है। एयरमिल की बात की जाए, नेक्स्ट वीक गैस कंपनी फाइनली अपने Q2 के नंबर्स को पेश करने वाली है। नंबर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे हमें देखने को मिल रहा है, बट केपीआई कैसे एक अच्छा प्लेयर है, और लॉन्ग टर्म में अगर कंसिस्टेंसी गिरता है तो भागने की क्षमता भी इस कंपनी में हमें दिखने को मिली है। मेडिकोर की बात की जाए तो जी कैसे एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर, इसका मार्केट कैप अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 26,000 करोड़। वैल्यूएशन थोड़े महंगे ज़रूर है, बट कंपनी ने दोस्तों बहुत ही अच्छा ग्रोथ पास्ट कोविड कंटिन्यू किया है। कंपनी में अगर निवेशित हैं तो ब्रेकआउट हो चुका है, कंटिन्यू करें। और निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रीड करें वैल्यूएशन को। अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करके इनके फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंसी के संग ग्रोथ कर रही है। वीडियो का पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।